आज हम इतिहास का 7वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है स्वराज्य का प्रशासन। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। पिछले पाठ में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की तथा स्वयं का खुद का राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजयी अभियान चलाया, स्वराज्य का विस्तार हुआ। और राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने महाराज ने दक्षिण का विजयी अभियान चलाया और स्वराज्य का विस्तार किया। इस स्वराज्य में नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बहुत से प्रदेशों का अंतर्भाव था। और महाराज ने जो स्वराज्य का विस्तार किया, इसमें महाराष्ट्र के वर्तमान जो ज़िले हैं नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बहुत सारे प्रदेशों का समावेश स्वराज्य में किया। साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ हिस्से स्वराज्य में समाविष्ट थे। और इसके साथ साथ महाराज ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ हिस्सों का समावेश स्वराज्य में किया था। इस तरह विस्तारित स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की। और जो महाराज ने स्वराज्य का विस्तार किया, इस स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो, सभी लोग, सभी जनता आनंदी रहे, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की, एक अच्छी स्थिति प्रदान की है। इसी विषय की हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ का पहला मुद्दा है अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्टप्रधान मंडल का गठन किया। शिवाजी महाराज ने खुद का जो राज्याभिषेक करवाया था, उसी अवसर पर अष्टप्रधान मंडल का गठन किया, निर्माण किया। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 विभागों में बांटा गया। प्रत्येक विभाग हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की गई और राज्य शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाराज ने स्वराज्य 8 विभागों में बांटा और प्रत्येक विभाग को एक प्रमुख की नियुक्ति की गई। 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्टप्रधान मंडल बना और 8 विभागों के 8 प्रमुखों को मिलाकर अष्टप्रधान मंडल की निर्मित की गई, अष्टप्रधान मंडल बनाया गया। इन प्रमुखों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। और ये जो अष्टप्रधान मंडल के जो प्रमुख थे 8 विभागों के, इन प्रमुखों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें किसी कारणवश उनके पद से हटाना, ये अधिकार केवल शिवाजी महाराज को दिया गया था। ये विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे। और ये सभी अष्टप्रधान के विभाग प्रमुख है, ये अपने अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देखकर अष्टप्रधान मंडल का चुनाव किया। उन्हें वतन, पुरस्कार अथवा जागीरें नहीं दी, लेकिन नगद वेतन भरपूर दिया। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल में जो 8 विभाग बनाए और इन 8 विभागों के प्रमुख नियुक्त किए गए। तो इन प्रमुखों की नियुक्ति करते समय उन्होंने केवल गुणवत्ता और उनके कार्य को देखकर ही अष्टप्रधान मंडल का चुनाव किया था, उनकी नियुक्ति की गई थी। उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन, पुरस्कार अथवा जागीरी नहीं दी थी, लेकिन नगद वेतन महाराज ने इनको भरपूर दिया था। महाराज ने जो अष्टप्रधान मंडल का निर्माण किया था, गठन किया था, इसी अष्टप्रधान मंडल को हम देखते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक तालिका बनाई गई, प्रधान का कार्य, ये गलती से कार्य यहाँ पे आया है,
यहाँ पे प्रधान का नाम होना चाहिए। पद और उस प्रधान का कार्य, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। पहले जो प्रधान थे मोरो त्रिंबक पिंगळे, इनका पद था प्रधान, और प्रधान का कार्य क्या था उस समय कि राज्य का शासन चलाना तथा विजित प्रदेश की व्यवस्था चलाना। जो शत्रु राष्ट्रों से प्रदेश जीता हुआ है, इस जीते हुए प्रदेश की व्यवस्था ठीक से लगाना चलाना प्रधान का काम था। दूसरा जो पद है अमात्य, ये रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार इनको दिया गया था, और इनका कार्य था राज्य का आय व्यय देखना, मतलब राज्य का जो जमा खर्चा है वह देखने का काम अमात्य का था। तीसरा पद है सचिव, अन्नाजी दत्तो, इनको सचिव बनाया गया था। इनका कार्य था सरकारी आदेश पत्र भेजना। सरकारी जो आदेश पत्र है वह विभिन्न राजाओं को या प्रजाओं को भेजने का काम सचिव का था। अगला पद है मंत्री, दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस, इनको मंत्री बनाया गया, और इनका कार्य था पत्र व्यवहार करना। जो पड़ोसी राज्य है, अन्य राज्य है, इनसे जो पत्र व्यवहार किया जाता था ये इनके माध्यम से किया जाता था। अष्टप्रधान मंडल का अगला पद है सेनापति। सेनापति हम्बीराव मोहिते, इनका कार्य था सेना का प्रबंध देखना और राज्य की रक्षा करना। सेना की जो ज़रूरतें हैं उनको देखना, इनका प्रबंध देखना और राज्य की शत्रु राष्ट्रों से रक्षा करना सेनापति का काम था। सुमंत, रामचंद्र त्रिंबक दबे, ये सुमंत का काम देखते थे और कार्य था अन्य राज्यों से संबंध रखना। पड़ोसी राज्य या अन्य राज्य है, इनसे संबंध प्रस्थापित करने का काम सुमंत का था। न्यायाधीश निराजी रावजी, ये न्याय करने का काम करते थे। पंडितराव मरेश्वर पंडितराव, जो स्वराज्य में धार्मिक कार्य होते थे, विधि होती थी, ये विधि इनके माध्यम से की जाती थी। पंडितराव अर्थात मोरेश्वर पंडितराव इनके माध्यम से। अब हम पाठ का अगला मुद्दा देखते हैं, कृषि विषयक नीति। गांव देहात का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शिवाजी महाराज कृषि के महत्व को जानते थे और शिवाजी महाराज के समय में गांव देहात का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है, खेती है। शिवाजी महाराज कृषि का जो महत्व है, इस महत्व को भलीभांति जानते थे। अतः उन्होंने किसानों के हितों की वरीयता दी, मतलब किसानों के जो हित है, इन हितों को उन्होंने प्राधान्य दिया है और उन्होंने इसकी ओर ध्यान देके काम किया है। उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तो को भू राजस्व के प्रबंधन का दायित्व सौंपा और महाराज ने अपने सबसे पराक्रमी और सबसे अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तो को भू राजस्व जो विभाग बनाया था, इसका प्रबंधन या दायित्व अन्नाजी दत्तों को सौंपा था। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। महाराज ने सभी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दे रखी थी, सूचनाएं दे रखी थी कि वे किसी भी हालत में निर्धारित जो राशि है, जो राशि तय की गई है, उससे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा नहीं करेंगे या किसानों से वसूल नहीं करेंगे। बंजर भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया, और जो बंजर भूमि है मतलब जिस भूमि पे खेती नहीं की जाती है, ऐसी भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। अतिवृष्टि या अकाल पड़ने पर फसल नष्ट होती है अथवा शत्रु सेना गांव को उद्ध्वस्त करती है, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों को भू राजस्व अर्थात लगान और अन्य करों में छूट दी जाती थी। और जब बारिश के दिनों में अतिवृष्टि होती थी, बड़े पैमाने पे बारिश होती थी और जो फसल है वो नष्ट हो जाती थी या अकाल पड़ता था, मतलब सूखा, बारिश नहीं होती है,
तो ऐसे समय में जो फसल नष्ट होती है, खराब होती है, अथवा शत्रु सेना जो गांव को उद्ध्वस्त करती है, जब शत्रु सेना आक्रमण करती है तो उनके आक्रमण में गांव के गांव उद्ध्वस्त होते थे। और ऐसी परिस्थिति में गांव वालों को भू राजस्व अर्थात लगान और अन्य करों में छूट दी जाती थी। ऐसी परिस्थिति में इन गांव वालों से किसी भी हालत में कोई भी कर वसूल नहीं किया जाता था, उनको राहत दी जाती थी। साथ ही शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि ऐसे समय किसानों को बैलों की जोड़ी, हल और बोवाई के लिए अच्छी बीज दिए जाए। और शिवाजी महाराज ने सभी अधिकारियों को आदेश दे रखा था, सूचनाएं दे रखी थी कि ऐसी परिस्थिति जहां निर्माण होती है या ऐसे समय में किसानों को बैलों की जोड़ी, खेती के लिए हल और बोवाई के लिए अच्छे बीज दिए जाए। पाठ का अगला मुद्दा है तत्कालीन देहातों की अर्थनीति। कृषि व्यवसाय देहात की अर्थनीति की रीढ़ था। देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते हैं। जो कृषि व्यवसाय, खेती व्यवसाय है, वह देहात गांव की अर्थनीति एक महत्वपूर्ण साधन था, रीढ़ की हड्डी थी। देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते थे और देहातों में, गाँवों में कृषि व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसाय किए जाते थे। गांव के श्रमिक अर्थात कारीगर वस्तुओं का उत्पादन करते थे। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे और गांव के जो कारीगर है, श्रमिक है, वे वस्तुओं का उत्पादन करते थे, निर्माण करते थे, जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। इस अर्थ में देहात आत्मनिर्भर थे और इस अर्थ में जो देहात है, गांव है, वो स्वयं पूर्ण थे, आत्मनिर्भर थे। किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार हिस्सा दिया करते थे। इस हिस्से को पौनी अर्थात पावना कहते थे। और किसान क्या करता है कि अपनी उपज में से, मतलब खेती में जो अनाज निर्माण होता है, जो उत्पादन होता है, उसमें से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार वह हिस्सा दिया करते थे, हिस्सा देते थे और इसी हिस्से को पौनी अर्थात पावना कहते थे। व्यापार और उद्योग। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता। शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे कि जब तक स्वराज्य में व्यापार में वृद्धि नहीं होती, व्यापार जब तक बढ़ोतरी नहीं होता है व्यापार में, तब तक राज्य में समृद्धि नहीं बनता, यानी राज्य जो है वह समृद्ध नहीं बनेगा। व्यापारियों के कारण राज्य में नवनवीन और आवश्यक वस्तुएं आती है। वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है। व्यापारियों के कारण राज्य में क्या है, नवनवीन और आवश्यक वस्तुएं आती है और वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है लोगों के लिए। व्यापार में वृद्धि होती है, इससे व्यापार बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है और जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे संपत्ति भी बढ़ती है। शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है। साहूकार को व्यापारी भी कहते हैं। साहूकार राज्य और राजश्री की शोभा है। शिवाजी महाराज के जो आदेश पत्र थे, इसमें एक वर्णन पाया जाता था कि जो साहूकार है, मतलब व्यापारी, वह राज्य और राजश्री की शोभा है। ऐसे शिवाजी महाराज ने साहूकार के बारे में कहा था कि जो साहूकार है वह राज्य और राजश्री की शोभा है। यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर देखने की दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज व्यापारियों की ओर देखते थे या उनके प्रति उनका विचार था, दृष्टिकोण था। यह इस वाक्य से स्पष्ट होता है। साहूकार शब्द का अर्थ व्यापारी है और साहूकार शब्द जो है वह व्यापार से संबंधित है, व्यापार उसका अर्थ होता है। शिवाजी महाराज की नीति स्वराज्य के उद्योगों को संरक्षण देने की थी। इसका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है।
शिवाजी महाराज की जो नीति है वह स्वराज में जो उद्योग है इन उद्योगों के संरक्षण देने के प्रति था। इसका उत्तम उदाहरण जो नमक उद्योग है दिखाई देता है। उन्होंने कोंकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया। उस समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले प्रदेश से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था और शिवाजी महाराज ने कोंकण में चलने वाले जो नमक के उद्योग है इन उद्योगों को बड़े पैमाने पे संरक्षण दिया है। और इसी समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले जो प्रदेश है मतलब जिन प्रदेशों में पुर्तगालियों का शासन था ऐसे प्रदेशों से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था और इसका कोंकण में चलने वाली स्थानीय नमक की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और इसका सीधा प्रभाव कोंकण में चलने वाले जो स्थानीय नमक की बिक्री है इस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाले नमक पर बहुत बड़ी चुंगी अर्थात कर लगाए थे। और फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया कि पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाला जो नमक है इस नमक पे बड़े पैमाने पे ज़्यादा पैमाने पे क्या किया है चुंगी कर लगाया है जिससे क्या है वह महंगा मिलेगा। उद्देश्य यह था कि पुर्तगालियों से आने वाला नमक महंगा होकर उसका आयात कम हो जाए और स्थानीय नमक की बिक्री बढ़े। और शिवाजी महाराज का उद्देश्य यही था उस पर ज़्यादा कर लगाने का कि वह महंगा होकर उसका आयात कम होगा। महंगा होगा तो जनता उनका नमक नहीं खरीदेगी, स्थानीय नमक खरीदेगी और इससे नमक की बिक्री बढ़ेगी स्थानीय नमक की। सेना व्यवस्था। शिवाजी महाराज की सेना में दो विभाग थे, एक थल सेना और दूसरी अश्व सेना। शिवाजी महाराज की जो सेना है सेना के दो विभाग किए थे, एक था थल सेना और दूसरी अश्व सेना। थल सेना में हवालदार जुमलेदार जैसे अधिकारी थे और जो थल सेना है इस थल सेना में कुछ अधिकारी थे जैसे हवलदार जुमलेदार ये अधिकारी थल सेना में पाए जाते थे। थल सेना प्रमुख को सरनोबत कहते थे। सरनोबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और थल सेना का जो प्रमुख है उसको सरनोबत कहते थे और यह सरनोबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब सबसे ऊंचे पद पे सरनोबत रहता था। अश्व सेना में दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक सिलेदार और दूसरा बारगीर। और जो अश्व सेना है इसमें दो प्रकार थे, एक घुड़सवार अश्व सेना में दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक सिलेदार था और दूसरा बारगीर था। सिलेदार के पास स्वयं का घोड़ा और शस्त्र होते थे। सिलेदार उसे कहते थे कि जिसके पास खुद का घोड़ा और लड़ाई के लिए शस्त्र होते थे, और बारगीर उसको कहते थे कि जो सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे जिसको उसको बारगीर कहते थे। बारगीर को सरकार की ओर से लड़ाई में घोड़ा और लड़ाई लड़ने के लिए शस्त्र दिए जाते थे। अश्व सेना में बारगीरों की संख्या अधिक थी और इस कारण जो अश्व सेना है अश्व सेना में बारगीरों की संख्या अधिक पाई जाती है। अश्व सेना में अधिकारियों की श्रेणियाँ थल सेना की भांति ही थी। अश्व सेना में जो अधिकारियों की श्रेणी है वह थल सेना की तरह ही होती थी। अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी सरनोबत था। नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते जैसे शिवाजी महाराज की अश्व सेना के कुछ ख्यातिप्राप्त सरनोबत थे और अश्व सेना में अधिकारियों की जो श्रेणियाँ हैं वह थल सेना की तरह ही होती थी। अश्व सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको सरनोबत कहते थे। जैसे नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते ये आदि शिवाजी महाराज की अश्व सेना के ख्यातिप्राप्त सरनोबत थे, यानी इन्होंने सरनोबत पद पे रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है।
सेना के लिए। समझे, भारतीय रक्षा विभाग के सेना दलों की जानकारी प्राप्त करो। भारतीय रक्षा विभाग जो है हमारा, उसके सेना दल है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तीनों सेना विभागों के नाम बताओ। हमारे रक्षा विभाग में 3 सेना दल है, जैसे थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। प्रत्येक सेना विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? और ये जो प्रत्येक सेना विभाग है, इनके प्रमुख को क्या कहते हैं, ये हमें समझना है। तीनों सेना विभागों का प्रमुख कौन होता है? और तीनों सेना दल जो होते हैं उनके विभाग प्रमुख को क्या कहते हैं? वो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। गुप्तचर विभाग। पाठ का अगला मुद्दा है गुप्तचर विभाग। शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक था। इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी। और जो शत्रु थे, शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक था। और इसके लिए शत्रुओं की गतिविधि, मतलब स्वराज्य के विरुद्ध में उनकी जो हरकतें हैं या गतिविधियाँ हैं, उनकी अचूक जानकारी समय समय पर प्राप्त करना पड़ता था। तो ये जानकारी प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख का था। और ये शत्रु राष्ट्रों से मिलने वाली जो जानकारी वो प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य गुप्तचर विभाग के प्रमुख का था। उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहिर्जी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और शिवाजी महाराज का जो गुप्तचर विभाग था वो बहुत ही कार्यक्षम था और इसके प्रमुख बहिर्जी नाइक थे। और ये शत्रुओं से जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही माहिर थे। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाने में पारंगत था। और जो बहिर्जी नाइक है, ये अलग अलग स्थानों की जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते थे। सूरत अभियान के पूर्व वह वहाँ की छोटी सी छोटी बात की जानकारी ले आया था। शिवाजी महाराज ने जो सूरत पे आक्रमण किया था, तो उससे पहले महाराज को वहाँ की छोटी सी छोटी जानकारी भी बहिर्जी नाइक ने दी थी। किले। मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है। मध्यकाल में शिवाजी महाराज के समय में जो किले तथा गढ़ है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, असाधारण महत्व था इनका। यदि जिसके पास किले हैं तो वह आसपास का परिसर पे नियंत्रण रखना बहुत ही आसान हो जाता था इन किलों के माध्यम से, किलों की मदद से। विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। और जब भी विदेशी आक्रमण होते थे तो उस समय में किले के सहारे यानी किले की मदद से प्रजा की, जनता की रक्षा की जाती थी। किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। और जो किले हैं, इन किलों में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक जो सामग्री, गोला बारूद का संग्रह वहाँ पे किया जाता था। स्वराज्य स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में इस प्रकार बताया गया है। स्वराज्य स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में दिया गया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। स्वराज्य 300 किले थे और महाराज के स्वराज्य में लगभग 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया। यानी शिवाजी महाराज ने यह स्वराज्य में ये जो लगभग 300 किले थे, इन किलों के निर्माण में तथा उनकी मरम्मत समय समय पे जो की जाती थी, तो इसमें बहुत बड़ा खर्च उन्होंने किया है। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया और महाराज ने
राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का भी निर्माण करवाया। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा उन्होंने किया है। प्रत्येक किले पर किलेदार, सबनीस और कारखानीस ये अधिकारी होते थे और हर किले पे, प्रत्येक किले पे उसकी रखवाली के लिए किलेदार होते थे, सबनीस और कारखानीस ये अधिकारी मौजूद रहते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते थे। और किले पर अनाज के गोदाम होते थे और युद्ध सामग्री का प्रबंधन किया जाता था और इस प्रबंधन को देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते हैं। क्या तुम जानते हो, इसमें शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुद्धभूषण में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है। वो इस प्रकार है, यानी शिवाजी महाराज के जो दुर्ग गढ़ निर्माण में के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका जो ग्रंथ है बुद्धभूषण, इसमें कुछ बातें लिखी हुई है। वह इस प्रकार है। कर्नाटक प्रदेश से लेकर बागलान प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग। कर्नाटक राज्य से लेकर बागलान जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में वर्तमान एक तहसील है, बागलान या सटाना नाम से जाना जाता है। तो शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग मतलब गढ़ उन्होंने बनाए थे। जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत के ऊंचे पठारों की श्रेणियों में स्थान स्थान पर बनवाए और ऐसे जो अभेद्य दुर्ग है इनकी निर्मित शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत की जो ऊंची पठार है इनकी जो श्रेणी है इनके स्थान स्थान पर उन्होंने ये अभेद्य गढ़ बनवाए हैं। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था और शिवाजी महाराज का एक ही उद्देश्य था कि पृथ्वी की रक्षा करना, स्वराज्य की रक्षा करना। उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया और महाराज के सफल नेतृत्व के कारण ही जो कृष्णा नदी है उसके तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण महाराज ने करवाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे हैं। अगला मुद्दा है जलदुर्ग, जिसे समुद्री किले भी कहते हैं। शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भलीभांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जलदुर्गों में मालवन का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है और किलों में शिवाजी महाराज ने समुद्री किले भी निर्माण किए हैं। उनके महत्व को शिवाजी महाराज बहुत ही अच्छी तरह से परिचित थे, जानते थे भलीभांति। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जलदुर्गों में मालवन का जो सिंधुदुर्ग किला है वह सबसे उत्कृष्ट समुद्री किला माना जाता है। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन शीशा उड़ेलवाने का प्रबंध किया और ये जो किले का निर्माण किया जा रहा था तभी महाराज ने उसके निर्माण में मजबूती लाने के लिए क्या किया है कि नींव में 100 मन शीशा उन्होंने उड़ेलवाने का प्रबंध किया था। सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया और जो उनका शत्रु है सिद्धि जोड़ा, इस पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने महाराज ने राजापुरी के सामने एक समुद्री किला बनाया है जिसका नाम है पद्मदुर्ग। इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं कि पद्मदुर्ग बंधवाकर एक राजापुरी के ऊर पर दूसरी राजापुरी बनाई और इस किले का निर्माण किले के विषय में अपने एक पत्र में महाराज लिखते हैं कि पद्मदुर्ग बंधवाकर एक राजापुरी के ऊर मतलब छाती पर दूसरी राजापुरी बनवाई मतलब पद्मदुर्ग बनवाया है। नौसेना,
भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। महाराज ने जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो स्वराज्य बनवाया था, तो भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के जो पुर्तगाली है, पुर्तगाल से आए हुए जो गोवा में बसे हुए थे पुर्तगाली, जंजीरा में जो सिद्दी का बस्तान था और सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के सबसे बड़े शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में हमेशा बाधा बने थे या बाधा निर्माण करते थे, उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था और समय समय पर इन शत्रुओं के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाती थी, तो इन बाधाओं पर अंकुश रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था और पश्चिमी तट का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। वे जानते थे कि जिसके पास नौसेना समुद्री उसी का। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण इसके लिए करवाया था कि शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे कि जिसके पास नौसेना है समुद्र उसी का होगा। शिवाजी महाराज बहुत ही दूरदृष्टि के थे, दूर का विचार करने वाले थे, अगला विचार करने वाले थे। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। उनमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे। शिवाजी महाराज ने जो नौसेना का निर्माण करवाया, तो महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। उनमें गुराब, गलबत, ये गुराब होता है और इसको गलबत कहते हैं, इन युद्धपोतों का निर्माण किया है। इन जलपोतों का निर्माण कल्याण भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवन में करवाया जाता था और महाराज ने नौसेना में जो गुराब, गलबत, पाल, युद्धपाल जो बनवाए हैं, इनका निर्माण मुंबई के पास कल्याण भिवंडी की जो खाड़ी है, इस खाड़ी में तथा विजयदुर्ग और मालवन में करवाया जाता था। माइनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख थे और शिवाजी महाराज का जो नौसेना दल था, विभाग था, इस विभाग के प्रमुख माइनाक भंडारी और दौलत खान नामक ये प्रमुख अधिकारी थे। करके देखो, भारतीय नौसेना में कार्यरत युद्धपोतों की जानकारी प्राप्त करो और उन जलपोतों के चित्रों का संग्रह करो। भारतीय जो नौसेना है, इसमें कार्यरत जो युद्धपोत है, उनकी जानकारी प्राप्त करना है। जैसे विराट वगैरह जो जलपोत है, उनके चित्र संग्रह करना है। अगला मुद्दा है प्रजा के हितों के प्रति जागरूक। अन्य दूसरे शासकों अथवा राजाओं की भांति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहाँ अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। यानी शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण का कार्य किया है, वह अन्य राजाओं की तरह, दूसरे राजाओं की तरह नहीं किया है। उन्होंने कभी भी अन्य राजाओं की भांति शत्रु के जो आधिपत्य में जो प्रदेश है, उसको जीत के वह अपने प्रदेश में समावेश करके सीमित आकांक्षा को लेकर उन्होंने क्या है, कार्य कभी नहीं किया है। तो प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है, तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए। प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए, यह बोध उन्हें था। और जो प्रदेश जीता जाता था, तो बाकी प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका प्रमुख उद्देश्य रहता था। तथा यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है, तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, ये महाराज को मालूम था। प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से क्या है, सजग रहते थे। यानी प्रजा के जो हित है उनकी ओर वह ध्यान देते थे और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए, यह बोध उन्हें हमेशा रहता था।
शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे, अपितु प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती थी। शिवाजी महाराज केवल एक सत्ताधीश नहीं थे कि उन्होंने शत्रु राष्ट्रों से प्रदेश जीत लिए और उस पर वह सत्ताधीश बन गए, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जीते हुए प्रदेशों के जो जनता है, लोग हैं, उनके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, उनके रक्षा के लिए काम किया है। इस प्रजा हितों के प्रति महाराज हमेशा सजग रहते थे, जागरूक रहते थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होता है। मतलब राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाराज ने क्या किया है, अष्टप्रधान मंडल का निर्माण किया है और अष्टप्रधान मंडल को एक प्रमुख नियुक्त किया है, जो वह उस विभाग का महाराज को उत्तरदायी था। तो आज हमने अष्टप्रधान इस पाठ में स्वराज्य का प्रशासन, इस पाठ में हमने अष्टप्रधान मंडल तथा महाराज के कृषि विषयक नीति, व्यापार उद्योग, देहातों की अर्थनीति, गुप्तचर विभाग महाराज का कैसा था, किले, समुद्री जलदुर्ग, नौसेना जो महाराज ने बनवाया था और प्रजा के हितों के प्रति भी कैसे जागरूक रहते थे, इसके बारे में हमने इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके इस नीचे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों